हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पीवाई क्यूज ट्रेंड एनालिसिस में आज हम 2021 ओशियोनोग्राफी के पीवाई क्यूज को डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने ओशियोनोग्राफी के 2016 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसके हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, और जो पीवाई क्यूज थे 2016 के उनको हमने डिस्कशन किया था। और आज हम सबसे पहले 2021 में जो पीवाई क्यूज है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के उनको डिस्कस करेंगे ओशियोनोग्राफी के। उसके बाद में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे 2016 और 2021 के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है हमारा कि कौन से टॉपिक अभी तक कोई भी क्वेश्चन उन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो ये दो चीज़ें डिस्कस करने के बाद में हम तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करेंगे कि आपका जो सोर्स है ओशियोनोग्राफी का जो कंटेंट है वो आपका रिलायबल कंटेंट कौन सा हो सकता है। जैसे हमने क्लाइमेटोलॉजी का डिस्कशन किया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन था उसमें से जो आपके 15 क्वेश्चन थे क्लाइमेटोलॉजी के, उसमें से 10 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी जो 11th क्लास की है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ से बने थे। तो ये हमने एक सोर्स देखा था। और उसी प्रकार से हम ओशियोनोग्राफी का भी हम डिस्कस करेंगे पीवाई क्यूज डिस्कस करने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें जैसा हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्या है उसी प्रकार से उसके बाद में हम क्लाइमेटोलॉजी का क्या है, और आज हम ओशियोनोग्राफी का कंप्लीट करेंगे। तो जो अपकमिंग जो डेज हैं उनमें हम जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनका भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ अल्टीमेटली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी जो आपका 18 मई को एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप एक बार सिलेबस को एनालिसिस कर पाओगे, अपनी प्रिपरेशन का जो एक नेक्स्ट लेवल है वहाँ तक जाने की कोशिश करोगे कि कौन से टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं, कौन से टॉपिक से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बने हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत माइनर होती है, कभी हम इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट को तैयार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में ट्रेंड है आरपीएससी का उसको भी हमें साथ में देखना ज़रूरी है। सो मेक श्योर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, और अपना जो वैल्यूबल फीडबैक है वो भी कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम 2021 के जो ओशियोनोग्राफी के पी वाई क्यूज हैं, टोटल नंबर ऑफ पी वाई क्यूज आपके 15 हैं। तो जो 50 और 20 का रेशियो है सिलेबस में यूनिट वाइज वो बना रहता है। तो जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था आपका उसमें ओशियोनोग्राफी से आपके टोटल 15 क्वेश्चन बने थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कोकोस कटक कौन से महासागर में स्थित है। तो कोकोस रिज की सिचुएशन पूछी है यहाँ पे पहले क्वेश्चन में, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो पैसिफिक ओशन होगा। ठीक है, अब पैसिफिक ओशन में कोकोस कटक है और इसकी एक बार मैप में हम लोकेशन देखते हैं। अब यहाँ पे आपका ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन पैसिफिक ओशन का है, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, और यहाँ पे आपकी ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और ये सेंट्रल अमेरिकन का जो पोर्शन है वो है। तो सेंट्रल जो अमेरिकन पोर्शन है उसके पश्चिम में जो कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट के जो पास में जो रिज बनी हुई है वो आपकी कोकोस रिज है, और इसकी डायरेक्शन है वो आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ में है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर आपका प्रशांत महासागर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज, यानी विश्व में सबसे जो बृहत्तम महाद्वीपीय मगन तट है वो क्या है। अब सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, तो इस डायग्राम के थ्रू देखिए। अब यहाँ पे ये आपको जो सैंड टाइप पोर्शन दिख रहा है ये आपका कॉन्टिनेंटल जो प्लेट का मार्जिन है वो है। ठीक है, जो समुद्र तट के जो निकट वाला पोर्शन है वो है। अब इस पोर्शन से जैसे ही हम समुद्र के ओर बढ़ते हैं तो जो पहला पोर्शन आता है समुद्र का वो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक समतल एरिया है जो ओशन वाटर है उसके अंडर है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के जस्ट बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप आती है। अब जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है वहाँ पर ग्रैंड कैनियन बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ये दिख रहे होंगे। ठीक है, ये सारे ग्रैंड कैनियन के एग्जांपल है। तो ये जो स्लोप है इनके कटाव से जो बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिवर है, रिवर का जो कटाव है उसके आगे ग्रैंड कैनियन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनते हैं। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सबमरीन कैनियन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप के बाद में कॉन्टिनेंटल राइज, यानी एक उभार आता है वापस कॉन्टिनेंटल स्लोप और प्लेन के बीच में। तो आपकी सीक्वेंस क्या होगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, सॉरी कॉन्टिनेंटल शेल्फ
कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में स्लोप आ जाएगी, स्लोप के बाद में राइज आ जाएगा, और राइज के बाद में आपका प्लेन आ जाएगा, और प्लेन के बाद में यहाँ पे ट्रेंच आ जाएंगे, ओशियन ट्रेंच। तो कभी कभी एग्जाम में ये सीक्वेंस है ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इन चारों की सीक्वेंस क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है वो साइबेरियन शेल्फ हो जाएगा, ठीक है, साइबेरियन मगन तट। चिली नहीं होगी, क्योंकि चिली के जस्ट पास में जो पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, उसकी वजह से ज़्यादा जो मगन तट है उसका निर्माण नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया मगन तट एज़ कम्पेयर टू साइबेरियन नैरो है, और चीनी मगन तट इतना मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू साइबेरियन। तो 17वें नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका साइबेरियन जो मगन तट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डीपेस्ट पॉइंट इन द अटलांटिक ओशन, यानी अंध महासागर है, अटलांटिक ओशन है, उसका सबसे जो गहरा जो ट्रेंच है वो कौन सा है। तो अब इस एग्ज़ाम के PYQs के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्योर्टो रिको ट्रेंच है, जो कि आपका जो टोगो ट्रेंच है वो आपका पैसिफिक ओशन में है, मैरियाना ट्रेंच और क्वेराइल ट्रेंच ये तीनों आपके पैसिफिक ओशन में है, जबकि प्योर्टो रिको ट्रेंच है वो आपका अटलांटिक महासागर का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे डीप ट्रेंच है। अब इसकी लोकेशन देखें तो जो प्योर्टो रिको ट्रेंच है वो आपका जो कैरेबियन सी में एक आइसलैंड है प्योर्टो रिको, तो वहाँ पर ये जो ट्रेंच है वो स्थित है, ठीक है। यहाँ पे ये साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे USA नॉर्थ अमेरिका आ गया, फ्लोरिडा। तो अटलांटिक ओशियन में और कैरेबियन जो सी है उनके बीच में जो एक बनता है गर्त बनता है वो आपका प्योर्टो रिको है। तो इस क्वेश्चन का 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड अकेयर इन द, यहाँ पे खाड़ी पूछी है कि विश्व में सर्वोच्च ज्वार कौन सी खाड़ी में आता है, ठीक है। तो ये सभी को पता है, ये फर्डी की खाड़ी में आता है। तो साथ में हम ये भी देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन NCERT से बने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपका NCERT से बना है, और जो साइबेरियन सेल्फ है वहाँ पे आर्कटिक लिखा हुआ है NCERT में, ठीक है। तो ये भी आपका, क्योंकि आर्कटिक जो मगन तट है उसी का पार्ट है साइबेरिया का, तो ये भी हो जाएगा। साथ में अंड महासागर का ये भी NCERT का है, और ये क्वेश्चन भी जो सर्वोच्च ज्वार है वो फडी की खाड़ी में आता है, और इसकी जो हाइट है वो 17 मीटर है। तो फडी की खाड़ी की एक बार लोकेशन देखते हैं वर्ल्ड मैप पे, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जो कनाडा का नोवा स्कोथिया जो प्रोविंस है वहाँ पर स्थित है बे ऑफ फडी की। अब यहाँ पे हाई टाइड आने का मेन रीज़न क्या है कि इस जो खाड़ी का मुख है वो एज़ कम्पेयर टू इसकी टेल है उससे बड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से पानी का जो स्पीड है वो बढ़ती है, तो उसके साथ में जो पानी की ऊंचाई है खाड़ी के एंड पार्ट में बढ़ जाती है, इस वजह से यहाँ पे हाईएस्ट जो टाइड देखने को मिलते हैं विश्व में। नेक्स्ट है आपका सामान्यतः दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य का अंतराल कितना होता है। अब यहाँ पे एक तो स्प्रिंग टाइड का पूछा है और एक आपका नेप टाइड का पूछा है। अब हमने प्रीवियस सेशन में ओशियोनोग्राफी में डिस्कस किया था कि जो स्प्रिंग टाइड होते हैं वो महीने में 2 बार आते हैं, एक आपका फुल मून को आता है और एक आपका न्यू मून को आता है, ठीक है। तो इस दो सिचुएशन में आपके इसके जो स्प्रिंग टाइड है वो बनते हैं। अब इनकी सीक्वेंस क्या रहती है, सन अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं तो आपके स्प्रिंग टाइड बनते हैं। लेकिन नेप टाइड कब बनते हैं, जब आपका सन अर्थ और मून, ठीक है, इनकी जो लोकेशन है वो 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो इस वजह से नेप टाइड का निर्माण होता है, और ये प्रत्येक 7वें दिन या 8वें दिन नेप टाइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो 20th क्वेश्चन है इसका आपका करेक्ट आंसर है वो 7 डे है वो हो जाएगा, यानी जो दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के मध्य का अंतराल है वो आपके कहने का मतलब यदि 1 तारीख से 30 तारीख की बात करें, 1, 15 और 30, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है 1 तारीख से लेके शुरू करेंगे, 15वीं तारीख तो आपका एक स्प्रिंग टाइड आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फुल मून यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, फुल मून यहाँ पे है और न्यू मून यहाँ पे है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो फुल मून और न्यू मून के बीच में एक सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब लगभग 22वें 23वें दिन एक आपका जो नेप टाइड है वो क्रिएट होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 7वें दिन आपका नेप टाइड क्रिएट होगा, ठीक है। तो 7, 15, ठीक है, ऐसे वापस 23, ठीक है। तो इस तरह से प्रत्येक 7वें दिन आपका एक नेप टाइड बनता है, या दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के मध्य एक अंतराल है वो 7 दिन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड करंट। अब यहाँ पे 4 धाराएं दे रखी है और इनमें पूछा है कि
कोल्ड करंट नहीं है। तो सबसे पहली आपकी जो ब्राज़ीलियन करंट है वो आपकी कोल्ड करंट नहीं है, ठीक है। वेनेजुएला की करंट, हम्बोल्ट की करंट और फॉकलैंड की करंट है, ये तीनों आपकी कोल्ड वाटर करंट है। एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी वेनेजुएला करंट की पूछी है, तो वेनेजुएला आपकी कोल्ड वाटर करंट है। उसके बाद में ब्राज़ील करंट का पूछा है, तो ये आपकी हॉट वाटर करंट है, वार्म वाटर करंट है। और यहाँ पे आपका जो फॉकलैंड द्वीप है यहाँ पर एक करंट बनती है, और बाद में ये आपका आर्कटिक सर्कुलस जो सरकमपोलर है इसके साथ में ये मिल जाती है, तो ये अभी आपकी कोल्ड वाटर करंट है। और यहाँ पर ये पेरू की करंट है जिसको हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी कोल्ड वाटर करंट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ब्राज़ीलियन करंट वार्म वाटर करंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागरीय धाराओं की चक्र गति गियर का भाग नहीं है। द ओशन करंट विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक गियर इज, यानी जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये गियर बनता है ना, यहाँ पे इस गियर का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहला कैनारी करंट है, लेब्राडोर करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और गल्फ स्ट्रीम है। अब देखिए सिचुएशन क्या होती है, यहाँ पे ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इसकी उत्पत्ति होती है। ये वापस आपके कैरेबियन जो आइसलैंड है वहाँ पर जाके क्या करती है, एक इनकी ब्रांच तो यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी की तरफ चली जाती है, लेकिन दूसरी जो ब्रांच है इसकी वो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी कोस्ट के सहारे चलती है। तो आपका ये भी है। और यहाँ पे जो घूम के वापस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का 2 पार्ट में डिविडेशन हो जाता है। पहला आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है जो आपकी उत्तरी सागर की तरफ बढ़ता है, नॉर्वे की तरफ, और दूसरी ब्रांच है जो वापस साउथ की तरफ मुड़ जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें पहला नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, गल्फ स्ट्रीम भी है और कैनारी करंट भी है, ठीक है। लेकिन लेब्राडोर की करंट है वो ग्रीनलैंड जो अपना, हाँ, ग्रीनलैंड डेनमार्क वाला जो आइसलैंड है वहाँ से और कनाडा के बीच से जो एरिया है वहाँ से कोल्ड वाटर करंट के रूप में नीचे आती है, यानी नॉर्थ टू साउथ इसकी गति होती है, ठीक है। तो आपके इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, विच ओशन करंट इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक गियर, तो ये आपकी कैनारी होगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होगी और गल्फ स्ट्रीम होगी, यानी लेब्राडोर जो करंट है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, लेब्राडोर की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज नॉर्थ टू द इक्वेटर इज कॉल्ड एज, यानी जो मिड अटलांटिक रिज है, मध्य महासागरीय कटक है, वो आपके विषुवत रेखा से 2 भागों में डिवाइड है। तो एक आपका जैसे ये ऐसा आकार में है, तो एक आपका उत्तर में है उसको क्या बोलते हैं, और दक्षिण में है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जो सदर्न पोर्शन है उसको हम चैलेंजर, यहाँ पे प्लेटिव लिखा हुआ है लेकिन इसका जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे विषुवत रेखा है, ठीक है। तो ये आपकी एस आकार की है यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसका जो नॉर्दर्न टिप है, नॉर्दर्न जो सदर्न पोर्शन है उसको तो चैलेंजर रिज के नाम से जानते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम में जो ऑप्शन है उसमें चैलेंजर राइज है, ठीक है। तो ये आपका साउथ वाला है, ठीक है। डॉल्फिन राइज है, डॉल्फिन राइज जो एग्जाम में क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि मध्य महासागरीय घटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है वो आपका डॉल्फिन उबार है। चैलेंजर साउथ वाला है और डॉल्फिन आपका नॉर्थ वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा और चैलेंजर साउथ में हो जाएगा। और रियो ग्रांडे आपके साउथ अमेरिका के पूर्वी कोस्ट पे है और वॉल्वी रिज आपके अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट पे है, ठीक है। तो 23 का आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, नॉर्थ में ये इक्वेटर के नॉर्थ में आपकी मिड अटलांटिक रिज है उसको क्या बोलते हैं, डॉल्फिन राइज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अटलांटिक महासागर में एक चैलेंजर रिज है, ठीक है, उभार है, लेकिन पैसिफिक ओशियन में एक चैलेंजर ट्रेंच है, ठीक है, द्वीप है, जिसे मैरियाना ट्रेंच का दूसरा नाम चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है यदि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ईस्ट अटलांटिक बेसिन, यानी निम्नलिखित में से एक जो पूर्वी अंध महासागर बेसिन का भाग नहीं है, ठीक है। कैनारी, लेब्राडोर, स्पेनिश और केप वर्दे बेसिन। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर है वो आपका लेब्राडोर बेसिन होगा। अब चूंकि हम इस मैप के माध्यम से देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे पूछा है कि जो अटलांटिक महासागर है उसके पूर्व का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे पूर्व का पोर्शन की मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, इस वाले बेल्ट की बात कर रहा है, ठीक है, इस वाले पोर्शन का पार्ट नहीं है। तो लेब्राडोर का जो एरिया है वो यहाँ पर है, ठीक है, पश्चिम में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका लेब्राडोर बेसिन हो जाएगा। अब कैनारी बेसिन की बात करें तो ये अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट पर है, यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट पर है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आपका कैनारी बेसिन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका स्पेनिश बेसिन आपका यहाँ पर है, ठीक है।
नॉर्थ साइड में। उसी प्रकार से केप वर्दे बेसिन, अब केप वर्दे बेसिन भी यहाँ पर है, अफ्रीका के जो पश्चिमी कोस्ट है वहाँ पर स्थित है केप वर्दे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, लेब्राडोर बेसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइप्सोमेट्रिक कर्व इज यूज टू डिपेक्ट, यानी उच्चता मितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है महाद्वीपीय मगन तट को, महाद्वीपीय ढलान को, गहरे महासागरीय मैदान को और सागर जल में लवणता परिवर्तन को। तो जो लवणता का परिवर्तन है वो इससे हाइप्सोमेट्रिक कर्व का कोई लेना देना नहीं है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और प्लेन। तो हाइप्सोमेट्रिक कर्व का डायग्राम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हाइप्सोमेट्रिक कर्व है। अब इससे दो चीज़ें डिसाइड होती है, एक तो आपकी उच्चावचता का जो डिवीज़न है वो पता चलता है कि आपकी जो निम्नतम से उच्चतम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेके मैरियाना ट्रेंच तक की जो गहराई है वहाँ तक की जो उच्चता है वो हमें दिखाई देती है इस हाइप्सोमेट्रिक कर्व से। और दूसरा हमें ये दिखाई देता है कि माउंटेन कहाँ पे है, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर प्लेन कहाँ पे है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितना है, ओशन फ्लोर कितना है, और जो डीप ट्रेंच है उनका एरिया कितना है। तो हमें ये चीज़ें भी साथ में पता चलती है। तो हाइप्सोमेट्रिक कर्व से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों चीज़ें हमें पता चलती है। तो इससे हमें तीन चीज़ें मापने में यूज होता है, ये सेल्फ, स्लोप और बेसिन, ए बी सी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्बर्टोस प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन, अब अल्बर्टोस प्लेट्यू की जो लोकेशन है वो आपकी पैसिफिक ओशन की है। अब देखिए पैसिफिक ओशन से दो तीन क्वेश्चन बने हैं आपके, एक तो कोकोज रिज का बना है, एक आपका अल्बर्टोस प्लेट्यू का बना है, ठीक है। तो अब अल्बर्टोस प्लेट्यू की बात करें तो वो है आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका पैसिफिक ओशन है। जैसे यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर एशिया है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। अब यहाँ पे बात करें कि आपका जो अल्बर्टोस प्लेट्यू है उसकी लोकेशन क्या है, तो यदि हम पैसिफिक ओशियन की पर्टिकुलर बात करें तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। जैसे यहाँ पे अटाकामा ट्रेंच है, ठीक है, तो अटाकामा ट्रेंच के पश्चिम में आपका अल्बर्टोस प्लेट्यू स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन और दे रखे हैं, जैसे सॉरी एक मिनट, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक, अच्छा सॉरी आगे है वो, ठीक है। तो अल्बर्टोस जो पठार है वो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे महासागरीय धाराएं दे रखी है, ओशन करंट और उनकी लोकेशन पूछी है। तो लेब्राडोर करंट है वो आपकी नॉर्थ साउथ अंटार्कटिक में नहीं है, वो आपकी नॉर्थ अंटार्कटिक में, ठीक है। तो ए में आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपके दो ऑप्शन कट जाएंगे। नेक्स्ट आपका ब्राज़ील करंट आपकी साउथ अंटार्कटिक ओशन में है, तो बी में आपका 1 हो जाएगा। तो बी में 1 दोनों जगह है। अब आपका क्यूरोसियो करंट है वो आपकी पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है, तो वो आपकी नॉर्थ पैसिफिक में हो जाएगी, तो आपकी सी में 2 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। और डी में आपकी 3 तो है ही, ठीक है। जो साउथ इंडियन ओशियन है वहाँ पे अगुलहास है। तो लेब्राडोर, ब्राज़ील, क्यूरोसियो और अगुलहास, इन चारों जो करंट्स की लोकेशन है एक बार हम देख लेते हैं वापस, ठीक है। सबसे पहले क्यूरोसियो, उसके बाद में अगुलहास, उसके बाद में लेब्राडोर, और एक चौथी और कौन सी थी, फोर्थ करंट कौन सी है, एक मिनट, अगुलहास, क्यूरोसियो, ब्राज़ील और लेब्राडोर, ठीक है। तो ब्राज़ील की आपके ये हो जाएगी, ठीक है। तो इनके बारे में जो नॉर्थ और साउथ का और जो इंडियन ओशन का और पैसिफिक ओशन का पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रेंच ऑफ पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर के ग्रत कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका क्यूराइल हो जाएगा, प्यूर्टो रिको आपका अटलांटिक ओशन में है, तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट है, ये और ये तीनों कट जाएंगे, और एक ऑप्शन बचेगा आपका सेकंड नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कर्माडेक, ये भी आपका पैसिफिक में है, और टोंगा ये भी पैसिफिक में है। एक बार इन तीनों की लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्यूराइल ट्रेंच आपका यहाँ पे है, जो कामचटका पेनिनसुला है रसिया का, उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका टोंगा ट्रेंच यहाँ पर मिडल में स्थित है पैसिफिक ओशियन के, और कार्माडेक ट्रेंच है वो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पूर्व में स्थित है। तो ये तीनों इनकी लोकेशन आपकी यहाँ हो जाएगी, और मैरियाना ट्रेंच आपका यहाँ पर स्थित है। तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में इनकी नॉर्थ टू साउथ पोजीशन पूछ ले, तो सबसे नॉर्थ में क्यूराइल, फिर मैरियाना, फिर टोंगा और फिर कार्माडेक, ठीक है। तो इनकी लोकेशन ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर सिलिकेशियस ओज, यानी कौन से सिलिकामय उज है। ये महासागरीय निक्षेप की बात कर रहा है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो डाइटम और आपका रेडियोलेरियन हो जाएगा। तो अब हमने पढ़ा था दो टाइप के जो ओशन जो ओज है उनके बारे में पढ़ा था। एक में होती है सिलिका की मात्रा, तो सिलिका की मात्रा कौन कौन से में आपके
डाइटम में है और दूसरी आपकी रेडियोलेरियन में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी और डी हो जाएगा। और जो बचे हुए दो है पेट्रोपोड्स और ग्लेबुचेरिना, ठीक है, ये दोनों आपके कैलकेरियस ओज है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, डाइटम और आपके रेडियोलेरियन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए रीफ सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड और इनलैंड शोर बाई ए डीप लेगून इज नोन एज बैरियर रीफ। आपका 30 में जो करेक्ट आंसर है वो आपका बैरियर रीफ हो जाएगा। यानी ये बात कर रहा है कि किसी गहरे लेगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई सेल वित्तीय रीफ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है वो इसका एग्जाम्पल है। ग्रेट बैरियर रीफ एक्चुअली में आपके जो ऑस्ट्रेलिया है, एक मिनट, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट बैरियर रीफ के बीच में एक लेगून बनती है। ठीक है, एक झील बनती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी जो कोरल रीफ है वो जो लैंड पार्ट है उसके बीच में और कोरल रीफ के बीच में एक लेगून बनती है किसी गहरे लेगून द्वारा। यानी ये आपकी मेनलैंड है और यहाँ पे आपकी ये कोरल रीफ है। ठीक है, तो इसके बीच में ये वाला एरिया है, ये क्या है, एक क्या है, लेगून बनी हुई है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सेल विथी निम्नलिखित में से क्या कहलाएगी। तो रोधिका प्रवाल विथी यानी बैरियर रीफ कहलाएगी। तो ये आपका 2021 के ओशिनोग्राफी के PYQs थे। अब इसमें देखें तो ये भी आपका NCERT से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा डीप है। ठीक है, तो ये आपका सविंदर सिंह का है। उसी प्रकार से ये जो 28 नंबर है ये भी सविंदर सिंह का है और ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका एल्बर्टोस प्लेट्यू, ये भी आपका NCERT का है। और ये आपकी उच्चता मितीय वक्र है, यह भी आपका NCERT और सविंदर सिंह दोनों से मेंशन किया हुआ है। और बेसिन की बात करें तो ये आपके NCERT सविंदर सिंह दोनों से है और ये भी आपका सविंदर सिंह से है। और ये जो ओशन करंट से सारी ओशन करंट के जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे आपके सविंदर सिंह और NCERT दोनों से पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो इस ओशनोग्राफी में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली NCERT से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम जो 2016 और 2021 के जो PYQs है उनका जो सिलेबस है उन सिलेबस के टॉपिक वाइज हम जो थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं, उनमें देख लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बने। जैसे फॉर एग्जांपल जो अटलांटिक पैसिफिक ओशन है यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, दोनों साल बने हैं, लेकिन जो इंडियन ओशन है वहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरा, ओशन डिपॉजिट से क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कोरल रीफ से भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और आपका टेम्परेचर से 2016 में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, टेम्परेचर से 2016 में बने लेकिन 21 में नहीं बने हैं। अब डेंसिटी से क्वेश्चन दोनों साल नहीं बना है। ठीक है, तो डेंसिटी भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका सलाइनिटी से क्वेश्चन 2016 में बना है लेकिन वापस 21 में नहीं बना है। अब ओशन सर्कुलेशन में टाइड और ओशन करंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आपका 2016 में ओशन करंट से 2 क्वेश्चन बने थे और ओशन टाइड से 3 क्वेश्चन बने थे। वहीं पे 2021 की बात करें, 2016 में टाइड से तो 3 क्वेश्चन बने थे, ओशन करंट से 2 क्वेश्चन बने थे। वहीं पर यदि हम 2021 की बात करें तो 2021 में भी टाइड से क्वेश्चन बने हैं और ओशन करंट से तो 2-3 क्वेश्चन बने हैं मेरे हिसाब से। एक बार देख लेते हैं वापस। ठीक है, यहाँ पे एक तो ये है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन के बाद में आपका ये हो जाएगा 22 नंबर, 2 और 2 के बाद में 3। ठीक है, तो 2021 में भी जो ओशन करंट है वहाँ से 3 क्वेश्चन बने हैं। तो ओशन करंट और टाइड का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मेराइन रिसोर्सेज, तो 2016 में क्वेश्चन बना है, 2021 में क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, तो हाइप्सोमेट्रिक कर्व है, इससे 2021 में बना है लेकिन 16 में नहीं बना है। और रिलीफ ऑफ ओशियन से क्वेश्चन 2016 में नहीं बना है। अब एक्चुअली में बेसिकली ये जो जैसे हम ट्रेंच के बारे में पढ़ते हैं, हम रिच के बारे में पढ़ते हैं, बेसिन के बारे में पढ़ते हैं, ये सारे ओशन के रिलीफ है। लेकिन हम क्या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि जो अल्बर्टोस प्लेट्यू है कौन से महासागर में स्थित है, तो ये है तो रिलीफ का, लेकिन ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली पैसिफिक ओशन की बात कर रहा है। तो रिलीफ वाला जो टॉपिक है, देखो सबसे पहले तो जो रिलीफ वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन एटलांटिक और पैसिफिक ओशन की बॉटम टोपोग्राफी की बात कर रहा है। तो पहला टॉपिक ये रिलीफ वाला इंपॉर्टेंट है, ये एकदम अच्छे से क्लियर करना है विथ डायरेक्शन एंड जो डिस्टेंस, यानी जो अटलांटिक ओशन का क्या सीन है, कहाँ पे आपकी रिज बनती है। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि जो मिड ओशनिक रिज है उसके पूर्व में जो टोपोग्राफी है वहाँ पे कौन सी नहीं है, जैसे यहाँ पे लेब्राडोर का पूछा था। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ओशन डिपॉजिट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कोरल तो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोरल से कभी थ्योरी से पूछते हैं, कभी आपके इनके जो फॉर्मिंग प्रोसेस है उससे पूछते हैं, कभी आपके लोकेशन से पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ का 2016 में पूछा था कि उसकी जो लोकेशन का पूछा था, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर टेम्परेचर, डेंसिटी और सलाइनिटी, ये आपका एनसीईआरटी में, यदि आप सविंदर सिंह से डीप नहीं पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी में बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। और सर्कुलेशन में ओशियन टाइड और करंट का आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। टाइड कितने प्रकार के होते हैं, उनकी मोशन क्या होती है। ओशियन करंट के बारे में सबसे पहले तो आपको ओशियन करंट का वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखना, सर्कुलेशन पैटर्न देखना है। फिर आपका वार्म और कोल्ड वाटर करंट को छांटना है, ठीक है। फिर आपका जैसे इरमिंगर करंट हो गई, इस टाइप की जो छोटी छोटी करंट है और जो सब पार्ट है वो देखने हैं, ठीक है। और सी लेवल चेंज से अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है सी लेवल चेंज वाला। और एक आपका इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट है, एक आपका डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद में सी लेवल चेंज के बाद में जो मराइन रिसोर्सेज है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2016 में क्वेश्चन पूछा है, तो 2021 में पॉसिबिलिटी, 2023 में जो एग्ज़ाम है 2024 में भी होने वाला है, उसके लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यदि हम ऑल ओवर बात करें, एक मिनट, यदि हम ऑल ओवर बात करें तो पहला रिलीफ ऑफ ओशन इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडियन, एंटार्क्टिक और पैसिफिक ओशियन। ओशन डिपॉजिट इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ से क्वेश्चन बनता है। टेम्परेचर, डेंसिटी और सलाइनिटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है हमें, ठीक है। फिर ओशन सर्कुलेशन में टाइड और ओशन करंट से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। और सी लेवल चेंज, मराइन रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन से नॉर्मली जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जैसे 2016 में पूछा था कि 4 रिसोर्सेज दिए थे और उनमें आपका पेट्रोलियम गैस और मोनोजोइट और अब्रक दे रखा था, तो कौन सा नहीं है, तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे वो हमसे हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली फोकस किस पे करना है, जो ओशन सर्कुलेशन है उस पर करना है, और रिलीफ ऑफ ओशन पे करना है, कोरल रीफ और ओशन डिपॉजिट पे करना है, ठीक है। तो ये हमारी ओशनोग्राफी का इंपॉर्टेंट फीचर है। और इसका जो सोर्स है मेन, आपको एनसीईआरटी को तो किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। और एडवांस जाने के लिए आपको सविंदर सिंह की जो भौतिक भूगोल है उसको आपको डिटेल से स्टडी करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम। तो ओशनोग्राफी से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, 2016 में भी 15 आए थे, 2021 में भी 15 आए हैं, और 2023 में एग्ज़ाम होगा, 2023 की वैकेंसी का अभी 2024 में, उसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे। यदि अच्छे से इस ओशनोग्राफी को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लें, थोड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं उनके नोट्स बनाने हैं, तो ये 15 में से 15 क्वेश्चन करने की हमें, मतलब एक जो हमारा जो है ना कंटेंट की क्लियरिटी, तो वो हो जाए ना, तो 15 में से 15 क्वेश्चन हम करेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये था ओशिनोग्राफी का ट्रेंड एनालिसिस। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और इसी के साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ओशन डिपॉजिट से, कोरल रीफ से संबंधित जो थ्योरीज है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलती रहेगी साथ में। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू।